पूरी दुनिया में तकरीबन इस वक्त 80 करोड़ या 800 मिलियन लोग गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हैं और इन 80 करोड़ गुर्दे के मरीजों में से तकरीबन 40 करोड़ गुर्दे के मरीज बनते हैं डायबिटीज़ की वजह से। अब इनमें से एक अच्छी खासी मेजॉरिटी एंड स्टेज किडनी डिजीज़ यानी कि डायलिसिस पे पहुंच जाती है और हर गुर्दे के मरीज को इंतज़ार है एक और बड़ी इमर्जिंग थेरेपी का जिसका नाम है स्टेम सेल थेरेपी। अभी तक स्टेम सेल थेरेपी की सिर्फ अफवाहें थी या छोटे मोटे ट्रायल थे। अब मेरा अपना ख्याल है कि जो साइंसदान हैं, जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च करने वाले अदारे हैं, वो स्टेम सेल थेरेपी को गुर्दे के मर्ज में लाने पे अब आ चुके हैं और इसी तरह का हम एक ट्रायल डिस्कस करेंगे जिसमें आपको कुछ आइडिया होगा कि स्टेम सेल थेरेपी एक्चुअली होती क्या है और क्या ये फ्यूचर में गुर्दे के मर्ज का एक मुकम्मल इलाज बनकर निकलेगी कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर क्लिनिक ऑफ लाहौर अपने नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से, और एक बड़ा यूनिक और एडवांस्ड किस्म का टॉपिक दोबारा आपके सामने पेश हाजिर है। पहले हम कभी स्टेम सेल थेरेपी पे थोड़ी बहुत लाइट डाल चुके हैं, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर चुके हैं और ज़्यादा वक्त मैं इसका क्रिटिक ही हूँ क्योंकि इस पे अभी कोई साइंटिफिक रिसर्च आई नहीं थी। आज जो रिसर्च हम डिस्कस करेंगे उससे मुझे लगता है कि अब नेफ्रोलॉजिस्ट इस बात पे तुल गए हैं कि हमने स्टेम सेल थेरेपी को ट्राई करना है और कंफर्म करना है कि आया स्टेम सेल थेरेपी गुर्दे के मरीजों का इलाज कर सकेगी कि नहीं। जो रिसर्च हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें थे तकरीबन 57 पेशेंट और ये थे डायबिटीज़ के मरीज़। इनमें से एक अच्छी खासी मेजॉरिटी उन अद्वियात पर भी थी जिनका हम जिक्र करते रहते हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स, GLP-1 एगोनिस्ट जैसे कि ओजेम्पिक वगैरह। अब इन पेशेंट्स को बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम किया गया और इस रिसर्च के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि स्टेम सेल थेरेपी उस तरह का कोई इजी पीजी काम नहीं है जैसा कि आप समझते हैं। अब किया क्या गया कि इन मरीजों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक ग्रुप को स्टेम सेल के 2 इंजेक्शन लगाए गए, डे 1 पे और फिर 3 महीने बाद, और दूसरे ग्रुप में डे 1 पे तो स्टेम सेल का इंजेक्शन लगा लेकिन दूसरा इंजेक्शन फिर ही लगा अगर उनका EGFR ज़्यादा गिर गया। इन मरीज़ों का एवरेज EGFR तकरीबन 30 और 50 के दरमियान था और इनके EGFR को मॉनिटर किया गया स्टेम सेल थेरेपी के इंजेक्शन से पहले और स्टेम सेल थेरेपी के इंजेक्शन के बाद। अब वो कैसे किया गया उसमें चलने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी हुई कैसे, ताकि आपको ये क्लियर और आसान होता चले कि स्टेम सेल थेरेपी इतनी कुछ सिंपल चीज़ नहीं है जितना कि आप समझते हैं। ये भी मोस्ट लाइकली एक तकलीफ दे प्रोसेस ही होगा। अब स्टेम सेल थेरेपी के लिए इन साइंसदानों ने इन्हीं मरीजों की किडनी बायोप्सी करके सेल निकाले, फिर उन सेल्स को आप कह लें कल्चर किया, उनको ग्रो किया, हकीमी ज़बान में आप कह लें उन तवे पे पकाया, फिर उनको ग्रो करके उनको मल्टीप्लाई किया, फिर उनको सेंट्रीफ्यूज किया यानी कि उनको मशीन में डाल के अच्छी तरह घुमाया। उसमें से जो काम के सेल थे अब वो साइंसदानों को पता है, उन्होंने कैसे डिटरमिन किया कि कौन से सेल काम के थे। वो सेल उन्होंने फिर निकाले और फिर दोबारा इन मरीज़ों की किडनी में बायोप्सी की तरह बायोप्सी के ज़रिए CT स्कैन के अंडर ऑब्जर्व करके गुर्दे में दोबारा एंटर किए। अब आपको प्रोसेस समझ आ गया कि अगर इस प्रोसेस से हम स्टेम सेल करेंगे जो कि इन साइंसदानों ने यूज़ किया, दो कि मैं आपको बताता चलूँ कि स्टेम सेल थेरेपी का ना ही अभी कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस है और ना ही नियर फ्यूचर में अभी डिसाइड होगा। तो इस मरीज़ की 2 दफ़ा किडनी बायोप्सी हुई, आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं। अब जब ये सेल इंजेक्ट हो गए तो लोगों ने देखा, साइंसदानों ने देखा कि पहले ग्रुप में जिन मरीज़ों को 2 दफ़ा ये स्टेम सेल दिए गए उनका पहले EGFR गिर रहा था साल में तकरीबन आप कह लें 5 ml पर ईयर, और स्टेम सेल थेरेपी के बाद ये तकरीबन 1.5 1.7 पे आ गया। जो दूसरा ग्रुप था जिनमें मेजॉरिटी में सिर्फ एक दफ़ा स्टेम सेल दिए गए, दूसरी दफ़ा कम लोगों को दिए गए,
उनका EGFR तकरीबन 3 के लगभग साल में गिर रहा था और ये बेहतर हो के 1.5-7 पे आ गया। अब ये कुछ इम्प्रूवमेंट तो है और बड़ी अपेरेंटली प्रॉमिसिंग इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हम इसको अभी इसलिए साबित नहीं कर सकते क्योंकि इन साइंसदानों ने नॉर्मल पेशेंट के साथ, या जिसको हम कंट्रोल या प्लेसिबो कहते हैं, उसके साथ कंपेयर नहीं किया। सिर्फ उन्हीं मरीजों का आपस में कंपेयर किया जिनको इंजेक्शन दिया गया। इनके मुकाबले में एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए था जिनको इंजेक्शन नहीं दिया गया, ताकि हमें क्लियर होता कि इंजेक्शन या स्टेम सेल वर्सेस नॉन स्टेम सेल क्या इंप्रूवमेंट थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी में बैरियर्स क्या हैं। अब बैरियर्स ये हैं कि सबसे पहले साइंसदानों को यही नहीं पता, होम्योपैथिक को, हकीम साहब को मे भी पता हो, लेकिन साइंसदानों को नहीं पता कि स्टेम सेल काम कैसे करते हैं। पहले साइंसदानों का ख्याल था कि शायद ये सेल किडनी में जाके ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से किडनी टिश्यू रीजनरेट होता है। लेकिन फिर कुछ साइंसदानों ने इन स्टेम सेल्स को डाई किया, यानी कि उनको कुछ ऐसा कलर दे दिया जो कि माइक्रोस्कोप में या फ्लोरोस्कोपी में देखा जा सकता है, और उन्होंने जब स्कैन करके चेक किया तो देखा कि ये सेल तो कुछ दिनों बाद गायब हो गए और वो कलर भी गायब हो गया। तो फिर हुआ क्या? अब यहाँ से साइंसदानों का अंदाज़ा है कि ये सेल खुद तो कोई रीग्रोथ नहीं करते, लेकिन शायद कोई ऐसे केमिकल रिलीज़ कर देते हैं जो कि किडनी के टिश्यू को रीग्रो करने में हेल्प करता है। अब साइंस की मुसीबत यही है ना कि कोई हकीम, मोची, प्लम्बर आपको अगर इंजेक्ट कर दे और आपको अपेरेंट आराम आ जाए तो आप उसके पीछे पड़ जाएंगे, लाइनें लग जाएंगी, वहाँ पे रात पहले आप जाके पहरा देना शुरू कर देंगे, मैं भी ऐसे हकीम को चेक कराना है। और वो हकीम ना कभी सोचने की कोशिश करेगा कि क्यों बेहतर हुआ, ना ही कभी प्रूव करेगा। साइंस में बीमारी ये है कि अगर आपने इस तरह का कोई जुगाड़ निकाल भी लिया तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि भाई हुआ क्या हूँ, ताकि हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकें, ताकि हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स देख सकें। तो साइंसदानों को अभी तक नहीं पता कि स्टेम सेल्स काम कैसे करते हैं। अल्दो हमारे जॉइंट के सिलसिले में, बोन के सिलसिले में, क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो चुकी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि गुर्दे के मामले में भी ये स्टेम सेल काम करना शुरू कर देंगे और हम जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि स्टेम सेल थेरेपी गुर्दे के मर्ज़ के लिए सक्सेसफुल है। अब इसी एक्सपेरिमेंट से, जिसमें उनको पता चला कि स्टेम सेल तो गायब हो गए, फिर हुआ क्या, तो कुछ साइंसदान कहते हैं कि हमें एक्चुअली स्टेम सेल नहीं चाहिए, हमें वो केमिकल्स चाहिए जिनको साइटोकाइंस कहते हैं, जो स्टेम सेल्स ने रिलीज़ किए और जिनके नतीजे में अगर गुर्दे में कोई फ़ायदा हुआ था तो हम उन केमिकल्स को क्यों ना यूज़ कर लें, उनके इंजेक्शंस क्यों ना बना लें। स्टेम सेल थेरेपी के बारे में अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते रहेंगे। ये एक अच्छा फेज़ 2 पहला ट्रायल था, इसका हमें फेज़ 3 ट्रायल भी चाहिए, जिसमें डॉक्टर्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, साइंसदान कंपेयर करेंगे स्टेम सेल इंजेक्शन वाले मरीज़ों को उन मरीज़ों के साथ जिनको स्टेम सेल्स के इंजेक्शन नहीं दिए गए, उनके साइड इफ़ेक्ट्स और उनके फ़वाइद को कंपेयर करेंगे, फिर जाके साबित करेंगे कि हाँ जी वाकई स्टेम सेल थेरेपी गुर्दे के मर्ज़ में काम करती है। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि ज़ाहिर बात है इसमें 2 किडनी बायोप्सीज, बल्कि बाज़ मरीज़ों में तकरीबन 3-4 किडनी बायोप्सीज इन्वॉल्व थी, तो उन केसेस में थोड़ी सी कुछ ब्लीडिंग और उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई, लेकिन कोई लंबा चौड़ा नुकसान नहीं हुआ। एपिसोड को हम समराइज़ करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी गुर्दे के मर्ज़ में छोटे मोटे लेवल पे रिसर्च हो रही थी। ये हमारे पास एक पहला बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है, फेज़ 2 ट्रायल, जिसमें गुर्दे के मरीज़ों में स्टेम सेल थेरेपी के फ़ायदों और नुकसानात को जानने की कोशिश की गई है। ये तकरीबन 57 पेशेंट्स थे, फाइनली आई बिलीव 49 पेशेंट्स रह गए, और रिसर्च के मुताबिक इन मरीज़ों में स्टेम सेल थेरेपी का फ़ायदा हुआ, उनका EGFR गिरना कम हो गया। क्या फ्यूचर में ये रिसर्च साबित कर सकेगी, या इस तरह की और रिसर्च फेज़ 3 ट्रायल में, जिसमें हम स्टेम सेल वाले और नॉन स्टेम सेल वाले मरीज़ों को कंपेयर करके प्रूव कर सकेंगे कि वाकई स्टेम सेल थेरेपी का गुर्दे के मर्ज़ में कोई फ़ायदा है, ये हमें आइंदा पता चलेगा। आपका स्टेम सेल के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपके किसी रिश्तेदार ने, किसी हमसाये ने, किसी दोस्त ने स्टेम सेल थेरेपी गुर्दे के मर्ज़ के लिए कराई है? उसको कुछ नताइज मिले हैं कि नहीं? मुझे पता है इन रूमर्स के बाद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में स्टेम सेल थेरेपी की दुकानें जल्द ही शुरू हो जाएंगी, और हम भी इस दुकान में जल्द हिस्सा लेंगे जब ये FDA अप्रूव हो जाएगा और एक
प्रॉपर ट्रीटमेंट बन जाएगी गुर्दे के मर्ज़ के लिए। स्टेम सेल थेरेपी के बारे में आपकी होप्स, आपकी इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूर शेयर करनी है कमेंट सेक्शन में। हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।